हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फोयास। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना। ये हमारा लास्ट चैप्टर है। न्यू तो है ही, लेकिन ये हमारी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये लास्ट चैप्टर कैसे? तो बेटा जी, ये केमिस्ट्री का लास्ट वाला चैप्टर है। इसके बाद हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले के 3 चैप्टर्स में हमने पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थ की संरचना के बारे में हमने पढ़ा था और हमने परमाणु और अणुओं के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? परमाणु की संरचना के बारे में कंप्लीट जानेंगे आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। चलिए, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 है। जान लेते हैं पहले इस पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमें जाना है पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में, है ना। पदार्थों की परमाणु की संरचना के बारे में, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है अभी अपने को। ठीक है, हम जानेंगे वैलेंसी संयोजकता के बारे में, परमाणु संख्या और द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान संख्या के बारे में, और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा समस्थानिक एवं संभारिक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कुछ टॉपिक्स है जो हमको इस चैप्टर में कवर करने हैं। कंप्लीट टॉपिक्स मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बैठना है। ठीक है, चलिए, तो जब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, पदार्थों में आवेशित कण। एक मिनट, इसको अपन सेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा सेट। तो कण क्या होते हैं, है ना। कणों के बारे में हमने जान लिया, आप पदार्थों के बारे में, परमाणु, अणु, कण, इन सब के बारे में। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, पदार्थों में आवेशित कण। ठीक है, तो जब पदार्थ को रगड़ा जाता है या कुछ क्रियाओं में डाला जाता है तो वो आवेश उत्पन्न करते हैं। वही आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं? जब भी हम हमारे हाथों को रब करते हैं ना, अपने हाथों को रगड़ेंगे तो हमारे हाथों में आप नोटिस करोगे कि हमारे हाथ में क्या आ चुकी है, हमारे हाथ में गर्माहट आ चुकी है, हीटिंग आ चुकी है हमारे हाथों के अंदर। तो जब भी दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो उसमें हीटिंग उत्पन्न होती है ना। और वही क्या उत्पन्न कर देती है, वो आवेश उत्पन्न कर देती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ में आवेशित कण होते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। तो चलो अपन इसको समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, ये क्रियाकलाप के थ्रू अपन समझेंगे कि प्लास्टिक की कंघी और कागज के टुकड़े, हमें क्या चीज लेनी है, एक तो प्लास्टिक की कंघी लेनी है और एक हमें लेना है कागज के टुकड़े। तो क्या करना है इन दोनों का, हमें एक प्लास्टिक की कंघी ले और उसे सूखे बालों पर रगड़े। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, अब इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एक अपने को कंघी लेनी है और उस कंघी को अपने बालों पे हमको उस कंघी से कंघा करना है बालों में। ठीक है, जब हम उसको रगड़ेंगे, कंघा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंघी को जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं उनके पास लेकर आएंगे। तो जब हम इसे लेकर आते हैं तो देखो, जो हमने कंघा किया बालों के अंदर, तो इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, किसमें, कंघी में, है ना। रगड़ से आवेश उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही हमने इस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लेकर आए तो कागज के टुकड़ों ने क्या किया, वो अट्रैक्ट हो गए, मतलब कि आकर्षित हो गए, किसकी तरफ, कंघी की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि रगड़ने से कंघी में ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब रगड़ते हैं ना कंघी को, तो कंघी में कौन सा वाला आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपन सब अभी जानेंगे। ठीक है, इससे वह आवेशित कणों को आकर्षित करने लगती है। यह दर्शाता है कि पदार्थ में आवेशित कण होते हैं। जो चीज रगड़ी जाती है उसमें क्या आ जाते हैं, ऋणावेशित कण आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव किसका होता है, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, आया समझ में। तो ये एक एक्टिविटी 1 थी। अब जानेंगे अपन एक्टिविटी 2 के बारे। सेकंड में हमें क्या करना है, जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ा जाता है, ये आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पर, यह है कांच की छड़। ठीक है, और यह है सिल्क का कपड़ा। ओके, तो जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर स्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। वही सेम प्रोसेस होगा, इन दोनों को जब रगड़ेंगे, रगड़ से आवेश उत्पन्न होते हैं। जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर क्या हो जाता है, स्थैतिक विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है और सिल्क का कपड़ा कैसे हो जाता है, ऋणात्मक आवेशित हो जाता है, क्योंकि सिल्क के कपड़े को रगड़ा गया है। ठीक है, तो उसमें ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, गुब्बारा कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाता है। जब आपने जो कांच की छड़ सिल्क के कपड़े पर रगड़ी थी, जब हम उसे किसके पास लेकर जाएंगे, गुब्बारे के पास लेकर जाएंगे, तो गुब्बारा क्या करेगा,
वो कांच की छड़ की तरफ आकर्षित होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में आवेश कैसा था? अपोजिट था। जो कांच की छड़ थी वो तो कैसी थी? पॉजिटिव थी, मतलब कि वो धनात्मक थी, और जो गुब्बारा था वो कैसा था? ऋणात्मक था, है ना। और विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो गुब्बारा कांच की छड़ की ओर आकर्षित हो जाता है। ठीक है। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। इससे पहले वाले जो चैप्टर था परमाणु एवं अणु के बारे में हमने जाना, तो हमने क्या जाना कि जो परमाणु है वो एक अविभाज्य कण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि परमाणु के अंदर क्या होते हैं? आवेश पाए जाते हैं। कौन कौन से आवेश होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आवेश होते हैं। इसलिए क्या माना गया बाद में, जब और भी ज्यादा इसमें स्टडी की गई थी, जब और भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने और भी जाना परमाणु के बारे में, तो उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण नहीं है। अब वो किस किसने दी थी, हम सबके बारे में डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो क्या था कि 19वीं शताब्दी तक क्या जान लिया गया था कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन भी होता है, जिसका पता किसने लगाया था? जे टॉमसन ने लगाया था। तो इनका नाम देखो, जे टॉमसन भी है और कहीं पर आप थॉमसन भी नाम आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, टॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे कैनाल रे कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? कैनाल रे की 1886 में ई गोल्ड स्टीन ने की थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनकर आते हैं, आपको इन्हें कवर करते रहना है। तो जो कैनाल रे थी वो कैसी थी? वो धनावेशित किरणें थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अवपरमाणु कणों की खोज हुई, है ना। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी भी खोज की गई। ओके। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहाँ मैंने आपको तीनों कणों के बारे में समझा दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्लाइड नजर आ रही है, इन सभी के बारे में डिटेल में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन या टॉमसन ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? 1897 में इसकी खोज की गई थी। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, मैंने आपको बता ही दिया कैसा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि ऋणात्मक चार्ज इसमें होता है। इलेक्ट्रॉन का मान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कितना मान होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ है ना। और ये माइनस में होता है, क्योंकि माइनस में क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस पर कौन सा चार्ज होता है? उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इसलिए इसका जो मान है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। द्रव्यमान इसका बहुत ही कम होता है। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। -31 में, तो सोचो कितना है। बिल्कुल ये नगण्य है, बिल्कुल न के बराबर होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स? परमाणु के बाहर नाभिक के चारों ओर स्तरों में घूमते हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं। ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, है ना। तो ये परमाणु के बाहर पाए जाते हैं, सॉरी नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं यहाँ पर, है ना। और जिसके चारों ओर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं यहाँ पर। आया समझ में? चलो स्लाइड को अपन ये साफ कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? प्रोटॉन के बारे में। हमने बात करी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि जो उसकी ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। तो उसकी खोज किसने करी थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने 1919 में की थी। इस पर कैसा चार्ज होता है? इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और इसका मान भी सेम ही होता है, जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही सेम न्यूट्रॉन प्रोटॉन का होता है। कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। लेकिन इसमें यहाँ आगे क्या है? माइनस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है और जो प्रोटॉन है वो प्लस का होता है। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन जो उसके चार्ज होते हैं ना वो कैसे होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसमें होता है? प्रोटॉन में होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके द्रव्यमान की। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी होता है? ये 1836 गुना भारी होता है। कौन? प्रोटॉन। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, नाभिक में पाए जाते हैं। यहाँ जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव रेड नजर आ रहे हैं ना, पॉजिटिव, ये क्या है आपके? ये प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोटॉन है ये। ठीक है। और जो ग्रीन है ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन है ना। और जो आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहे हैं ये आपके क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो ये परमाणु की पहचान तय करता है। परमाणु का क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जितना परमाणु का क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। चलिए बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी?
जेम्स चैडविक ने करी थी। कब करी थी? 1932 में करी थी। और जो न्यूट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कुछ भी नहीं होता, जीरो होता है, उदासीन होता है, ये कोई इस पर आवेश नहीं होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव आवेश होता है ना। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता ही नहीं इस पर आवेश, है ना। इसका द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी सेम कहाँ पाए जाएंगे? परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कार्य क्या होता है इनका? परमाणु को स्थिर बनाए रखने का इनका काम होता है। आई होप कि आपको तीनों के बारे में समझ में आ गया होगा। जो परमाणु होता है उसमें 3 कण होते हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। इसलिए परमाणु को जो आगे थ्योरीज आई थी, आगे साइंटिस्ट ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने क्या माना कि परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। अगर होता तो उसमें ये सारे कण नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये था इसके बारे में, कणों के बारे में। चलो आगे चलते हैं अपन। बात करते हैं अपन किसके बारे में? परमाणु की संरचना के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, है ना। डाल्टन ने कौन सा मॉडल दिया था? डाल्टन का जो परमाणु मॉडल थे, ये थे हमारे डाल्टन महोदय। और इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है ना। और इन्होंने कब बताया था? ये सिद्धांत 1808 में अपने सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये सिद्धांत कब का था? इन्होंने जब सिद्धांत दिया था तो उससे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं थी, है ना। इसलिए उन्होंने क्या माना था कि परमाणु एक कैसा कण है? अविभाज्य कण है। और यह परमाणु को अविभाज्य मानता है, जो कि अब गलत है। ठीक है, तो ये था पहला जो सिद्धांत है वो इन्होंने दिया था, डाल्टन ने दिया था। देखो इनकी भी गलती नहीं थी, इन्होंने स्टार्टिंग करी, परमाणु के बारे में जा रहा है इन्होंने, है ना। इन्होंने स्टार्टिंग करी तो उससे जो आगे वाले साइंटिस्ट थे उनको इजी रहा और भी ज्यादा स्टडी करना एटम के ऊपर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते अपन। ये तो था डाल्टन का परमाणु मॉडल। अब आगे जानेंगे अपन थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, हम इसमें पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो क्या था थॉमसन का परमाणु मॉडल? देखो ये जो आपको मोदी नजर आ रहे हैं, ये अपने थॉमसन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि परमाणु धनावेशित पदार्थ का गोला होता है। इन्होंने क्या माना? जो परमाणु है वो कैसा है? ये धनावेशित पदार्थ का गोला है, मतलब कि पूरा जो पदार्थ है वो कैसा? धनावेशित होता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, लाइक दिस। इसी तरह इन्होंने बताया था। अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इन्होंने क्या बोला था कि धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से वैसे पड़े रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। जैसे किशमिश का पुडिंग होता है, पुडिंग मॉडल होता है, ये तरबूज है ना, तरबूज जैसे होता है ना, पूरा तरबूज का गोला होता है। तो उन्होंने पूरे तरबूज के गोले को क्या माना कि तरबूज का जो गोला वो तो धनावेशित होता है, लेकिन जिस उसमें बीज पड़े हुए होते हैं तो बीज को उन्होंने क्या मान लिया? ऋणावेशित इन्होंने इलेक्ट्रॉन माना है। ठीक है, बीज को तो इन्होंने माना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो गुदा है उसको उन्होंने क्या माना? धनावेश माना। पूरा परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि धनावेशित पदार्थ और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को संतुलित करते हैं। उन्होंने क्या माना कि जो पूरा पदार्थ है वो उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि धनावेशित और ऋणावेशित कण एक दूसरे को क्या बोलते हैं? वो क्या करते हैं? संतुलित कर लेते हैं एक दूसरे को। इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्थिर रूप से फैले रहते हैं, जैसे पुडिंग में किशमिश फैली रहती है। ठीक है, तो इसकी जो सीमाएं थी, अब देखो इन्होंने भी बताया था। पहले तो किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। उसके बाद कौन आए थे? थॉमसन आए थे, है ना। लेकिन इन्होंने भी कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी? क्या क्या कमियां थी इनके मॉडल की? तो ये नहीं समझा सके कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कैसे व्यवस्थित रहते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे तरबूज के अंदर बीज पड़े रहते हैं ना, वैसे ही परमाणु के अंदर क्या पड़ा रहता है? जो इलेक्ट्रॉन से वो पड़े रहते हैं, ऋणावेशित कण पड़े रहते हैं ना। तो इन्होंने बताया नहीं कि कैसे, तो बस बोला इन्होंने कि वो व्यवस्थित कैसे रहते, बताया नहीं इन्होंने बिल्कुल भी। नाभिक की खोज से पहले का मॉडल था ये, नाभिक की खोज नहीं की गई थी इनसे पहले, है ना। इसलिए इसमें नाभिक की कोई जानकारी भी नहीं थी। ठीक है, और थर्ड इनका था रदरफोर्ड के प्रयोग ने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया। अब जो थर्ड साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, उन्होंने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने नाभिक के बारे में पता किया था और ना ही उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे थर्ड साइंटिस्ट, जिसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये रदरफोर्ड की पिक्चर है ना, ये है रदरफोर्ड। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कैसे किया एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपण किया, है ना। इन्होंने क्या लिया था? एक सोने की पन्नी ली थी और जो अल्फा कण होते हैं उनको क्या किया? उनको वहां से गुजारा, उनको वहां से निकाला। पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कण दागे गए, है ना। मतलब वहां पर जो अल्फा कण थे, अल्फा पार्टिकल्स थे, वहां उनको भेजा गया, है ना, वहां से गुजारा गया। अधिकांश
कण तो क्या हो गए, सीधा निकल गए, जबकि कुछ थोड़े मुड़ गए, थोड़ा वापस लौट गए। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो इन्होंने अल्फा कण गए थे, ये क्या है, ये सोने की पन्नी, इन्होंने क्या माना इसको, इसको सोने की पन्नी माना था। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो अल्फा कण थे वो गए, ठीक है। तो कुछ तो क्या हो गया, कुछ तो जैसे पार हो चुके थे, है ना, कुछ निकल चुके थे, है ना, कुछ थोड़ा मुड़ गए, और कुछ तो क्या अगर वापस ही लौट कर आ गए। मैं तीन तीन बात हुई थी, कुछ तो सीधा डायरेक्ट चले गए थे, है ना, कुछ मुड़ गए थे, और कुछ वापस लौट कर आ गए थे, ठीक है। कौन आ गए थे, अल्फा कण जो थे, है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि अधिकांश स्थान रिक्त होता है ना। अधिकांश स्थान कैसे होगा, रिक्त हो गया, क्योंकि अधिकतर कण बिना किसी अवरोध के निकल गए। भाई वो कैसे निकल गए, कुछ तो भाई मुड़कर चले गए, है ना, कुछ वापस आ गए, कुछ निकल गए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अधिकांश जो था ये कैसा होता है, कण बिना किसी अवरोध के निकले, क्योंकि इसका स्थान कैसा था, रिक्त था, खाली था। परमाणु के केंद्र में एक घना और धनावेशित नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में हमने जाना भी कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है जो बहुत छोटा सा होता है। सभी धनावेश उस नाभिक में स्थित होते हैं। हमने जाना कि सभी जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या कहाँ होते हैं, नाभिक में ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, जैसे ग्रह करते हैं ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते हैं, मतलब कि चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए स्लाइड लगा दी है। देखो ये तो क्या था, सोने की पन्नी मानी गई थी इससे, है ना। ये जो आपको बीच का नजर आ रहा है, बीच वाला पोर्शन, ये किसका है, सोने की पन्नी का, है ना। और ये अल्फा कण थे यहाँ पर। तो देखो आप देख रहे हो, कुछ तो अल्फा कण सीधे जा रहे बिल्कुल, है ना, कुछ तो जा रहे, कुछ अधिक स्थान में से कुछ ऐसे करके और मुड़ गए ये, है ना, कुछ इधर निकल गए, कुछ इधर निकल गए, और कुछ घूम के दोबारा आ गए, ठीक है। तो ये किसका था, ये रदरफोर्ड ने दिया था ये मॉडल, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है ना। अधिकांश भाग तो कैसा होता है, रिक्त होता है। देखो मैं आपको समझाती हूँ रिक्त कैसे होता है। ये इस टाइप से, देखो ये जो आपको गोले नजर आ रहा है ना, ये गोला यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेकिन बीच में जो पार्ट पोर्शन नजर आ रहा है, अपन कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है बीच वाला, ये वाला, तो ये देखो ये रिक्त स्थान है ना, ये रिक्त स्थान है, ये वाला रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। तो इसी रिक्त स्थानों की बात की गई है। फिर हम जानेंगे इसके जो मुख्य बिंदु थे। तो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त होता है। परमाणु का केंद्र घना या धनात्मक नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षाओं में घूमते हैं। देखो अब कितना हेल्प इन्होंने कर दी। पहले तो भाई डाल्टन ने बताया था, डाल्टन से कुछ सीखकर जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे उन्होंने बताया था, है ना, रदरफोर्ड ने बताया था फिर बाद में, है ना। और इनका ही अब इनसे ही कुछ सीखकर आगे जो लास्ट वाला जो है वो अपना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन जानते हैं कि रदरफोर्ड की सीमाएं क्या थी। भाई ये वाला जो मॉडल है ये नकार दिया गया है। क्यों नकार दिया गया है, इसको भी गलत साबित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं फिर भी वो उसमें गिरते नहीं है। इसका उत्तर रदरफोर्ड नहीं दे सके। अगर घूमेंगे तो गिरते क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर रदरफोर्ड ने दिया ही नहीं था। सेकंड, भौतिक विज्ञान के अनुसार घूमता हुआ आवेशित कण ऊर्जा खोता है, अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए, है ना। भाई फिजिक्स क्या मानता है कि जब भी कोई कण घूमता है ना तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा खोता है वो अपनी, ठीक है। तो अगर ऊर्जा खोता है तो ऊर्जा अगर खोएगा तो क्या होगा, फिर नाभिक में गिर जाना चाहिए। भाई एनर्जी जब डाउन होती है तो क्या होता है, गिरना होता है ना, तो गिरा नहीं वो, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या बताया था कि इसलिए यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्थिरता को नहीं समझ सका, इन्होंने बताया नहीं ये भी, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि रदरफोर्ड का मॉडल थॉमसन से बेहतर था, लेकिन और परमाणु नाभिक की खोज का श्रेय उसे दिया जाता है, लेकिन इस मॉडल की कुछ कमियां थी जिन्हें नील्स बोर ने बाद में सुधार दिया। ओके, तो पहला मॉडल किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, दूसरा थॉमसन ने दिया था, और तीसरा रदरफोर्ड ने दिया था। अब रदरफोर्ड ने तो इतना सब कुछ बता दिया। उसके बाद हमारे आते हैं लास्ट वाले साइंटिस्ट जिसका नाम है क्या, नील्स बोर। और ये है हमारे कौन, नील्स बोर साइंटिस्ट है ना। देखो आपको नजर आ रही है पिक्चर, ठीक है। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में कुछ सुधार किए। अब इतना तो रदरफोर्ड ने बता दिया था, उसके बाद उन्होंने कुछ सुधार किए। वो कुछ सुधार कौन कौन से थे, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निर्धारित वृत्ताकार पथों में घूमता है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा नहीं है कि पहले में जाया दूसरे में, पहले यहाँ आ गया फिर यहाँ चला गया, ऐसे नहीं जाता इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बताया उन्होंने कि वो निर्धारित वृत्ताकार कक्षों में घूमता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है ना। अगर क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि ऊर्जा स्तर किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे इसके लिए, क्या आंसर दोगे इसका, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निर्धारित वृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन्हें KLMN नाम दिए गए, है ना।
इनको नाम भी देंगे ना, क्या नाम दिए गए थे इनको, ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर KLMN, है ना। एक निर्धारित कक्षा होती है कि भाई K की कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है, L की कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है, M की में इतने इलेक्ट्रॉन है, N की कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो ये सब किसने बताया था, ये बताया था नील्स बोर ने बताया था। ओके। ऊर्जा का स्तर, तो प्रत्येक कक्षा की अपनी निश्चित ऊर्जा होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में होता है तब वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता। जब भी अगर वो किसी उसमें घूम रहा है अपनी कक्षा में, तब तक वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है, चलो आगे जानते हैं इनके बारे में। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, तो यानी कैसे तो ऊर्जा का ह्रास होता है, कैसे ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा काम आती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन या अवशोषण करता है। ऊपरी कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा क्या करता है, वो अवशोषित करता है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास होता है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ऊपरी में जाने के लिए, जबकि निचली कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी, स्थिरता की। तो यह मॉडल यह समझाने में सक्षम था कि परमाणु स्थिर क्यों होते हैं, जबकि रदरफोर्ड के मॉडल ने यह स्पष्ट नहीं किया था। ओके, तो बोर की मॉडल की क्या विशेषताएं थी, परमाणु में एक छोटा धनावेशित नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में रहते हैं और स्पेक्ट्रम रेखाएं इन्हीं ऊर्जा परिवर्तनों के कारण बनती है। प्रत्येक कक्षा में सीमित संख्या में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि क्या नियम, किस नियम से निकालते हैं वो, 2n² के नियम से निकालते हैं। क्या है ये 2n² का नियम, तो ये हम पर जानेंगे आगे। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे किन किन कक्षाओं में वितरित होते हैं, इसके बारे में किसने बताया था, कैसे कैसे होते हैं, ये अपन सब इसके बारे में जानेंगे। तो जो बताया था वो किसने बताया था, बोर-बरी नियम के अनुसार इसको सिद्ध किया गया। तो बोर-बरी दोनों साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या बताया था, बोर और बरी ने इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कक्षाओं में वितरण के कुछ नियम दिए थे। तो पहला नियम तो क्या दिया था कि किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है ना, जहां n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की नंबर की संख्या होती है क्या, n। ओके, तो नई जो नियम दूसरा था वो क्या था, नई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि पहली कक्षा पूरी तरह भर न जाए। जब तक पहली कक्षा नहीं भर जाती, जो कक्षाएं होती है ये ऑर्बिट से, ये ऑर्बिट से जब तक पहली वाली नहीं भर जाएगी तब तक दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये किसने दिया था, बोर-बरी ने दिया था। और जिनका थर्ड नियम था वो क्या था, किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। बाहरी जो कक्षा होती है ना, एक मिनट रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे होती है। अब देखो ये ऑर्बिट से है ना, 1 ये 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो मान लो ये बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 से ज्यादा जैसे होंगे वो दोबारा से नई कक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये किसने बताया था, बोर-बरी नियम ने बताया था। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उदाहरण के साथ इलेक्ट्रॉन का वितरण जानेंगे। पहले तो जो हाइड्रोजन है ना, जो अपना आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 ही होता है। तो उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 ही होता है ना। ये जो आपको नजर आ रहा है ये ऑर्बिट से है ना, किसके, हाइड्रोजन के। तो ये तो हाइड्रोजन एक नाभिक है, तो नाभिक की बात हो गई ये तो। और ये पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें 1 ही है, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है इसलिए, है ना, इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो पहली कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते पहली कक्षा में। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे, 1s1। फिर सेकंड है अपना हीलियम। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि जो हीलियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हीलियम इसका नाभिक हो गया, और जो इसकी पहली कक्षा हो गई ये, तो इसके जो 2 है वो यहाँ भरे जाएंगे दोनों। ये इलेक्ट्रॉन से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन से जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम बात करते हैं किसके बारे में। अच्छा, ये तो किसमें था, ये के में ही था। ये के क्या है यहाँ पर, के नंबर, हाँ के क्या थी, जो ऑर्बिट्स थे, ऑर्बिट्स को नाम दिया गया था ना, KLMN, मैंने बताया था अभी आपको। जो पहला वाला था उसका नाम के था, है ना, दूसरा जो है उसका L है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसके, लिथियम के बारे में। तो लिथियम आता है तीसरे नंबर पर, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तीसरे नंबर पर आता है क्या, लिथियम आता है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 3 होते हैं। तो 3 कैसे होंगे, 2 तो के में होंगे इस वाले में, मैंने पहले बता दिया आपको। जो के वाला होता है, जो पहला वाला ऑर्बिट होता है, उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पहला यहाँ पर हो गया, है ना। फिर हम बात करेंगे एल की। एल कौन सा हो गया, एल अपना ये वाला हो गया, ये तो अपना के हो गया, ठीक है, और ये अपना एल हो गया। तो एल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्यों, क्योंकि 3 होते हैं ना, 2 तो यहाँ आ गए और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन का वितरण के बारे में। और भी अपन एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
ये हमने लिया कार्बन का, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, 6 ही होंगे, है ना। तो अब देखो ये कार्बन है, ये इसका नाभिक हो गया। अब पहली जो शेल थी इसकी, जो पहला ऑर्बिट था, है ना, वो के नाम से, है ना। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं अपन, 2 भर सकते हैं, 2 आ गए, ठीक है। अब 6 टोटल है, 2 हमने यहाँ भर दिए, बचे कितने, 4। 4 है वो बाह्यतम कोश में यहाँ पर आ गए, एक ये रहा, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण बनेगा, कैसे बनेगा इसका, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 8 होता है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो पहली कक्षा में भरे जाएंगे, जो पहला ऑर्बिट था 2 भरे गए। अब देखो 8 में से 2 गए, 6 बचा, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाएंगे अपने, यहाँ पर आ जाएंगे। जो दूसरे वाला है ना, ये वाला जो है, इसका नाम है एल, है ना। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए अपने, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना बनेगा, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, सोडियम के बारे में। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है ना। तो वही सेम ये नाभिक है ना। अब पहले कक्ष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में कितने भर सकते हैं अपन, 8। मैंने बताया था जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 2 तो पहले वाले में आ गया, और 8 यहाँ पर आ गया, तो 8 9 10, है ना। और जो बचा एक जो बच रहा है ना भाई, 11 होता है ना, तो 10 तो भर चुके हैं अपन। और जो एक है वो कहाँ पर आएगा, अपना बाह्यतम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन भर चुके थे 8, है ना। 8 ज्यादा भर नहीं सकते, तो बाह्यतम निकलेगा अपना, ठीक है। तो फिर जो इसका परमाणु, जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कितना निकला, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देती हूँ ना। अभी तो अपने स्लाइड में देखा था, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। मान लो हमने लिया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है ना। हमें क्या भरना है, इसके कक्ष को भरना है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहला ये तो है पहला कक्ष, है ना, ये नाभिकों के बीच में ये पहला कक्ष है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी के में कितने भरे जाएंगे, सिर्फ 2 भरे जाएंगे। तो मानो हमने यहाँ पर पहले अपन कक्ष बना लेते हैं इसके, ना, ये हमने कक्ष बना लिया, ठीक है। ये हमने ये कक्ष इसके बना दिए, है ना। अब नंबर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। अब भरेंगे अपन किसको, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। अब 17 है तो 17 अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहला जो कक्ष होता है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ओनली। आगे समझ में। अब बचा कितना, 17 में से 2 गए, कितना बचेगा अपने पास, 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने। तो अब यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, है ना। 8 क्यों, क्योंकि बोरबरी ने क्या कहा था कि बाह्यतम कोश में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। ये हमारे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुके। तो 8 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया, 8 9 10 हो गया। अब बचे कितने अपने पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे। तो 7 भरेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुके, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनेगा, इसका बनेगा 1s2, एस क्या है, एस भी कक्षों की संख्या ये, है ना। एस में से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। 1s2, फिर आता है दोबारा 2s2 2p6, फिर आता है अपना 3s2, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास, 1s2 2s2 2p6। p में, p जो कक्ष होता है, देखो s जो होता है ना, s कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो p कक्ष होता है उसमें अपन कितने भर सकते हैं, p स्टेप से होता है। अब आगे आपका और आगे जो कक्षा आएंगी ना, अपनी 11th क्लास है, अगर आप साइंस लोगे तो वहां पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो मैं अभी आपको बेसिक समझा रही हूँ इसमें आपको, है ना। p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, p में अपन 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो s में अपन नहीं भर दिया, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो 1s2, फिर दोबारा ऐसी कक्षा आएगा 1s2 2s2 2p6, है ना, और 3s2। तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 6 7 8 9 10 11 12 17 होने चाहिए थे, तो 12 तो ये हो गया। अब कितने बचे अपने पास, 5 बचे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये निकलता है अपना क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है। किस तरीके से, जिस तरह हमने ये वाला निकाले थे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये वाला जो निकाले थे ये, है ना, इस तरह से हमारा क्या निकला, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपना ये क्लोरीन का निकल गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कक्षों के भरने का क्रम इस तरह से था, ठीक है। अब देखो अपन एक बात आती है उसकी संयुक्तता की, कि संयुक्तता कैसे निकालते, आगे पढ़ेंगे अपन। तो मैं आपको क्या यहीं पे समझाई दूं संयुक्तता के बारे में भी, है ना। अब देखो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो संयुक्तता होती है ना वो कैसे निकालते हैं, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उससे निकाली जाती है। तो अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो अगर बाह्यतम कोश में 8 से ज्यादा है, सॉरी 4 से अगर ज्यादा है, 8 ज्यादा तो हो नहीं सकते भाई। बोरबरी ने क्या कहा था कि सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए,
8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहर, बाह्यतम कोश के अंदर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो अगर बाह्यतम कोश में अगर आपके इलेक्ट्रॉन 4 है तो संयोजकता वही रहेगी सेम, है ना। जैसे ऑक्सीजन की परमाणु, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एक ही था ना, तो जो इसकी संयोजकता थी वो कितनी थी, एक ही थी। ठीक है, अब मतलब क्लोरीन के लिए पूछेगा, जो क्लोरीन है उसकी जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संयोजकता कितनी निकलेगी। तो संयोजकता अपन कैसे निकालते हैं, वो 4 से ज्यादा है अपने यहाँ पर, भाई 7 है ना यहाँ, यानी कि 4 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अगर बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको 8 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 8 से माइनस कितना किया, कितने हैं ये इलेक्ट्रॉन, एक मिनट में यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, अब ये 8 से माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 से माइनस करते हैं तब जाके संयोजकता निकलती है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 8 में 7 को माइनस किया तो कितना निकला, 1। तो इस तरह क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो कितनी निकलती है, ये 1 निकल कर आएगी अपनी। ठीक है, लेकिन है ना हम इसको 8 ही मानेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि अपना एक ही तो बच रहा है, ये एक ही बच रहा है नहीं अपना, एक मिनट। तो ये तो संयुक्ता निकालने का क्रम था, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आता है क्लोरीन का संयुक्ता कितनी होती है, वो अपन 8 ही मानेंगे। 8 क्यों मानेंगे, क्योंकि इसके एक ही इलेक्ट्रॉन में तो कमी है ना, तो 8 मानेंगे यहाँ पर अपन। ओके, चलो चलते अपन आगे। ये आ गया संयुक्ता के बारे में जो मैंने अभी आपको समझाया था, है ना। तो संयुक्ता किसे कहते हैं, संयोजकता क्या होती है, संयोजकता किसी तत्व की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बॉन्ड बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि CH4 है ना, ये CH4 है, इसको बोलते हैं मैथेन बोलते हैं इसको। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के बाह्यतम कोश में, है ना। और जो हाइड्रोजन होता है उसको भी एक ही होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, एक मिनट में आपको रफ करके समझाती हूँ। अब क्या करेगा, ये कार्बन है यहाँ पर, है ना, इसके बाद में कुछ में एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये हाइड्रोजन हम यहाँ लिए, 4 ले लेना अपने को हाइड्रोजन, तो एक तो यहाँ पर हो गया एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ में एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इसका था, एक इसका था, और कार्बन के भी थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने अपने बॉन्ड साझा कर लेंगे और ये क्या बना लेंगे, अपना अपना क्या बना लेते हैं, रासायनिक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्ता कहते हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बनाता है। तो संयुक्ता का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो संयुक्ता का निर्धारण बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना, कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उससे अपन संयुक्ता को निकालते हैं। ठीक है, चलो चलते अपन आगे। अब बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण बातों की, बातें करेंगे इसकी। संयुक्ता ये दर्शाती है कोई तत्व कितने परमाणुओं से जुड़कर बना है, जो कोई तत्व है वो कितने परमाणुओं से जुड़कर ये बना होता है। ओके, जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, जैसे कि नियोन, ऑर्गन आदि, जिसमें क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जो संयुक्ता बराबर 8 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन 5 से अधिक हो, 5 नहीं सॉरी 4 है, जब 4 से अधिक हो, है ना, जब इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक होते हैं तो संयुक्ता निकाली जाती है, जिसकी मैंने अभी आपको बताई थी, है ना, कि अगर बाह्यतम कोश में अगर 4 से ज्यादा है तो उसको 8 से अपन माइनस कर देंगे। लेकिन क्लोरीन की संयुक्ता जो होती है वो अपन क्या मानते हैं, उसको एक नहीं मानेंगे अपन संयुक्ता, उसकी 8 ही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे परमाणु से जो है वो ले लेगा, है ना। जैसे HCl, तो हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो इसको Cl को दे देगा, तो उसके पास पूरे 8 के 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 8 होती है। आगे समझ में, चलो अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ ही तत्व के नाम है, ये आप देख लेना, है ना, प्रतीक है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉन का वितरण, के में कितने, के कक्ष में कितने हैं, एल में कितने, एन में कितने, मैंने आपको समझा दिया। के में जो पहले वाले ऑर्बिट होते हैं उसको के बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को, आगे वाले को एल बोलते हैं, उससे आगे वाले को एम, उससे आगे वाले को एन बोलेंगे। ओके, चलो चलते हैं अपन आगे। हम बात करेंगे इसकी परमाणु संख्या की और द्रव्यमान संख्या की। तो किसी तत्व के परमाणु में मौजूद प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। कि किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, वही उसकी परमाणु संख्या कही जाती है। इसे किससे निर्धारित करते हैं, इसे Z से दर्शाया जाता है परमाणु संख्या को। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही परमाणु संख्या होती है। ओके, और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो तीनों जो अगर दोनों सेम है तो दोनों क्या निकलेगी, ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उतनी परमाणु संख्या होती है और उतनी उसकी परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक ही होती है। प्रोटॉन भी एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन नेक्स्ट ले लो अपन, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 6 ही होते हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, परमाणु संख्या के बारे में से। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हीलियम है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। ठीक है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन की सिर्फ एक ही है ना, परमाणु संख्या इसकी एक ही है ना, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन था। हीलियम की 2 है क्योंकि इसमें 2 थे, परमाणु संख्या 2 थे, इसमें 2 प्रोटॉन थे। लिथियम में 3 प्रोटॉन थे। इस तरह से क्या निकाला जाता है, परमाणु संख्या को निकाला जाता है। बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान संख्या की। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये सिर्फ क्या थी, ये तो सिर्फ ओनली प्रोटॉन की संख्या ही थी कि ओनली प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों एक ही था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे अपन, प्रोटॉन की संख्या को प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस करेंगे और तब जाके हमारा क्या निकलेगा, द्रव्यमान संख्या निकलेगी। तो द्रव्यमान संख्या बराबर किस निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल कार्बन की प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, और जो उसका न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है ना। तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर लेंगे यहाँ से। न्यूट्रॉन की संख्या किस निकालेंगे अपन, 12 माइनस 6, तो कितना निकला, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 निकली यहाँ पर। ठीक है, चलो चलते हैं अपन आगे। अब बात करेंगे समस्थानिकों की, बात करेंगे अपन। ठीक है, क्या होते हैं समस्थानिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी क्वेश्चन इसके बनते हैं, तो आपको ध्यान से ही समझना है। ओके, तो वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। कहीं कहीं बात क्या होती है कि जिनकी परमाणु संख्या तो सेम होती है ना, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के काफी सारे जो है समस्थानिक निकल कर आते हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, है ना, ये दो यहाँ पे इसके तीनों। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम होते हैं, है ना, लेकिन जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी अलग होती है। तो इसके एग्जाम्पल है, आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताइए, तो क्या नाम है इसका, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, ये इसके प्रतीक हो गए, H1, H2, H3। परमाणु संख्या सेम है सबकी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गई, है ना, 1 2 3। और यहाँ पर क्या, न्यूट्रॉन की संख्या 1 में तो कितनी थी, 0 ही थी, 2 वाले में 1 थी और 3 वाले में 2 थी। ठीक है, एक कम करेंगे। और कार्बन के समस्थानिक कितने होते हैं, C12, C14, ये कार्बन के समस्थानिक होते हैं। आगे समझ में, चलो चलते हैं अपन आगे। अब बात करेंगे समस्थानिकों के अनुप्रयोग के बारे में। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन अपन से कि ये समस्थानिकों का अनुप्रयोग किसे कहते हैं, क्या क्या अनुप्रयोग मतलब क्या होता है, उपयोग, कहाँ कहाँ पर ये यूज किए जाते हैं। तो यूरेनियम एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, तो उसमें कोबाल्ट का समस्थानिक होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। और घेंगा रोग के इलाज के लिए भी आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन किसकी, संभारिक की, संभारिक नहीं संभारिक की। तो यहाँ बात करी थी अपने किसकी, समस्थानिकों की। तो समस्थानिक के जस्ट अपोजिट है संभारिक। समस्थानिक में तो क्या था, परमाणु संख्या तो कैसी थी, समान थी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी, है ना। अब इसमें क्या होगा, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है, इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, और जो द्रव्यमान संख्या है ना वो सेम होती है, जस्ट उसका अपोजिट है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी आपको दो चीज अपोजिट में याद करनी हो ना, तो एक को याद कर लिया करो, दूसरा को उसका अपोजिट कर लिया करो। तो हमें क्या याद करना है, हमें समस्थानिक याद करना है। अगर हम समस्थानिक को याद कर लेंगे तो हमारे संभारिक इजीली याद हो जाएगा। जब भी दो चीज को अपने को याद करनी ना, अपोजिट याद करनी हो, तो क्या करा करो, एक को याद कर लिया करो, फिर अगर वो जो एक याद है उसका जस्ट अपोजिट आप दूसरे को बना दिया करो। ओके, फिर इसके एग्जाम्पल है ऑर्गन के संभारिक कितने हो गए, 40। कैल्शियम 40, तो दोनों में क्या था, परमाणु संख्या तो अलग अलग थी दोनों की, लेकिन इन दोनों की क्या होती है, द्रव्यमान संख्या सेम होती है। आया समझ में, एक मिनट। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर, जिसके बारे में हमने सारा सब कुछ समझ लिया, सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। एक भी मैंने आपको छोड़ा नहीं है टॉपिक, है ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर देना, कमेंट्स कर देना, आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। ठीक है, उसी टॉपिक को। तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और इसी के साथ जो हमारी केमिस्ट्री है वो उसका दी एंड होता है। हमने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर थे वो हमने पूरे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो एक मोटिवेशन क्योट के साथ अपन इस क्लास को एंड करते हैं कि हर असफलता एक नया सबक है, और हर एक सबक एक नई सफलता की कुंजी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। ओके,
तो वीडियो पसंद अगर आपको आती है तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बायोलॉजी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।